चलो, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर द कंपनी, तो उसमें हम अकाउंटिंग फॉर शेयर्स पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली हम देखेंगे, मैंने कल आपको बताया भी था कि शेयर्स जो इश्यू होते हैं उसका क्या तरीका होता है। सबसे पहले कंपनी क्या करती है, प्रॉस्पेक्ट्स इशू करती है। उसके बाद लोग अप्लाई करते हैं, तो एप्लीकेशन होता है, और देन उसके बाद अलॉटमेंट होता है। तो हमें पढ़ना है अब इशू ऑफ शेयर्स की हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे। इशू ऑफ शेयर्स, ये आपको विजुअलाइज करना है। ये सपोज 10 रुपए का एक शेयर है, ये कंपनी देगी लोगों को, और लोग इसके बदले क्या देंगे, पैसे दे देंगे। अब ये जो शेयर इशू होता है, ये इसकी फेस वैल्यू है, ये शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज। जो उन्होंने बोला कि शेयर की फेस वैल्यू जो रहेगी वो 10 रुपए होगी, बट इस शेयर की फिर वैल्यू मार्केट में बढ़ेगी। आपने कल मैंने आपको दिखाया था पेटीएम का शेयर, वो 1 रुपया था, बट उसकी फेस वैल्यू 1 रुपीज थी, बट मार्केट में जब उन्होंने इशू निकाला, उन्होंने वो प्रीमियम पे निकाला। कितने, 2150 रुपए पे उन्होंने बेचा उसको मार्केट में। तो बाकी जो उसके एबो होते हैं वो उसको प्रीमियम कहा जाता है। तो जब आप शेयर को इशू करते हो, तो इशू ऑफ शेयर होता है, दो तरीके से होता है। या तो आप कैश के बदले में शेयर देते हो, या आप अदर देन कैश। कैश का मतलब क्या है, मैंने लोगों को बोला आपको मेरा शेयर खरीदना है, आप मुझे कैश दो, मेरी तरफ से शेयर ले लो। तो कंपनी के पास क्या आएगा, कैश, और लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल साइड में शेयर कैपिटल होगा। दूसरा होता है अदर देन कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। उसमें क्या होता है, सपोज हमने किसी से प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि भाई तू हमारे शेयर्स ले ले। तो उसमें क्या आएगा, वो हमें प्लांट एंड मशीनरी देगा, हम उसको शेयर्स देंगे, तो एंट्री हो जाएगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसको हम बाद में करेंगे, पहले हम कैश पे आएंगे। जब आप शेयर्स को कैश पे इशू करोगे, तो तीन तरीके से आप शेयर्स को इशू कर सकते हो कैश पे। या तो एट पार करोगे, या एट प्रीमियम करोगे, या एट डिस्काउंट करोगे। हालांकि कंपनी एक्ट मना करता है कि आप डिस्काउंट पे नहीं कर सकते, पहले होता था। पार का मतलब क्या है कि इसको बस समझ लो कि अगर आपका शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो आप लोगों को बोल रहे हो कि हम ये शेयर आपको दे रहे हैं 10 रुपए में ही दे रहे हैं, तो उसका मतलब है पार पे। सपोज 10 रुपीज का शेयर है, आप इसको इश्यू भी कर रहे हो 10 रुपीज में, दैट मीन्स शेयर इज इशूड एट पार। और अगर प्रीमियम है, प्रीमियम का मतलब है आप 10 से कुछ ज्यादा ले रहे हो पैसा, सपोज 12 ले रहे हो, 11 ले रहे हो, 15 ले रहे हो, जो भी होगा। और डिस्काउंट अगर होगा तो लेस देन 10 होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रीमियम जो होगा, प्रीमियम में आप इसको 10 रुपए से ज्यादा पे लोगे। समझ आई ये बात, ये समझ आया कि कंपनी जब शेयर इशू करेगी, ये लोगों से ज्यादा पैसा मांग सकती है, या बराबर 10 मांग सकती है, 10 से कम मांग सकती है। इस शेयर के लिए मांगेगी भी डिफरेंट स्टेज में, बट इसको इशू वो कर सकती है एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। समझ आया कि नहीं आया समझ, यस और नो। जी सर। अब आप बोलोगे कि सर पार तो समझ आता है, कंपनी अभी भी स्टार्ट हो गई है, 10 रुपए का शेयर है, तो वो बोलेंगे यार इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए, 10 रुपए ले लो। प्रीमियम पे क्यों लेती है कंपनी, देखो जैसे ही मैंने आपको पेटीएम के बारे में बोला, पेटीएम ने जब कंपनी बना दी विजय शेखर ने, तब उसने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी, तो इन्होंने जो शेयर रखे थे सिर्फ अपने पास ही रखे थे, जितना कंपनी को इनिशियल जरूरत थी। बट अब इनको लगा कि बड़े लेवल पे करना है, तो अब हम पब्लिक को भी बोलेंगे कि तुम शेयर्स हमारे खरीदो। बट देखो, विजय शेखर ने इस कंपनी में आज से पहले 22 साल लगा ले, 2000 में इन्होंने कंपनी बना दी, 2000 से 2022 तक कितने साल हो गए, 22 साल में विजय शंकर शेखर ने या बाकी लोगों ने इस कंपनी में बहुत मेहनत कर ली है। तो इनको लगता है कि इस शेयर की वैल्यू 10 रुपया नहीं है मार्केट में, इस शेयर की वैल्यू बहुत ज्यादा है। मैंने आपको कल दिखा दिया था, एक तरीका होता है बुक वैल्यू के हिसाब से, इस कंपनी की मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, इसकी शेयर की वैल्यू ज्यादा है। तो ये तभी बोलते हैं कि हम अगर लोगों को देंगे कि अब आप खरीदो, हम उसको 10 रुपए पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने बहुत, जैसे वो गुडविल का कंसेप्ट आता है, इस कंपनी में बहुत मेहनत लगी है, इसका जो शेयर का वैल्यू है वो मार्केट में 10 रुपया नहीं है, बहुत ज्यादा है। जितना उनको लगता है ज्यादा है कि इस पे लोग खरीदेंगे, दैट इज द वैल्यू जिस पे वो इशू करते हैं। और अगर वो 10 रुपए से ज्यादा होगा, फेस वैल्यू से ज्यादा, फेस वैल्यू अपने रुपया भी हो सकती है, 10 भी हो सकते हैं। जब आपने रजिस्टर किया तब आप बोलते हो हमारी फेस वैल्यू कितनी रहेगी शेयर की, और नंबर ऑफ शेयर कितने रहेंगे। तो आपने सपोज तब बोला था 10 रुपया था, तो फेस वैल्यू 10 था, वो जब आप इशू कर रहे हो आप इसको ज्यादा भी बेच सकते हो, क्योंकि अगर लगता है कि लोग खरीदेंगे, अगर आपको लगता है लोग नहीं खरीदेंगे, तो आप पार पे बेचोगे। पहले लगता था कि कब उस पार पे भी नहीं आएगा, तो आप डिस्काउंट इशू कर देते, बट आप कंपनी एक्ट ने मना कर दिया कि आप डिस्काउंट पे शेयर को इशू नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो, जो शेयर्स को इशू किया जाता है, पहले हम देखेंगे एट पार की एंट्री, फिर एट प्रीमियम की, एंड देन एट डिस्काउंट की। डिस्काउंट अब मना कर दिया, तो डिस्काउंट नहीं करना पड़ेगा। अब जब 10 रुपए का शेयर फेस वैल्यू है,
फेस वैल्यू जो है 10 रुपए का है, तो ये 10 रुपए का 10 रुपया कंपनी एक साथ नहीं मंगाती है। एक साथ भी मंगा सकती है बट टिपिकली एक साथ नहीं मंगाती, जब जब कंपनी को जरूरत पड़ती है तब मंगाती है। तो स्टेज क्या होती है, ऐड एप्लीकेशन। जब प्रोस्पेक्ट से निकालते हैं तब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म में सपोज बोलते हैं कि आप 2 रुपया दे दो। क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में बोलते हैं कि आप 2 रुपया दे दो। फिर बोलते हैं जब हम आपको अलॉटमेंट करेंगे तब आप 2 रुपया देना, 3 रुपया देना, कितना हुआ 5, या नहीं बोलो अलॉटमेंट में फिर आप मुझे 2 रुपया दे दो। फिर जो फर्स्ट कॉल होगी, जब हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी तब हम कॉल करेंगे, तब आप 3 रुपया देना। और जब सेकंड एंड फाइनल कॉल होगी तब 3 रुपया देना। टोटल पैसा कितना हुआ, 2 2 4 3 7 3 10। ये समझ आया। अब आपको इसकी अकाउंटिंग करनी है, वो कुछ नहीं करना है और बहुत आसान है। मुझे बताओ, जब आपने प्रोस्पेक्ट इशू किया उसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरा, तो यूजुअली क्या होगा, यूजुअली क्या होगा कि लोग आपके अकाउंट में पैसे डालेंगे, डालेंगे नहीं डालेंगे पैसे, जल्दी बताओ ना। मजा नहीं आ रहा है पढ़ाते मुझे, Yes, sir. आप लोग जवाब ही नहीं देते हो। केस नंबर 1, तो क्या दिक्कत कर रहा है, ऐसे मुझे मजा नहीं आता ना। आप चाहे क्वेश्चन पूछना है क्वेश्चन पूछो, मैं कुछ बोल रहा हूँ उसका रेस्पॉन्स करना यस सर बोलो। मैं बस ना बेच का खशुक तो इशू और ठप कर भैया। केस नंबर 1, सपोज a company issued 10,000 shares of rupees 10 each, payable as follows. टू ऑन एप्लीकेशन, इसको नोट करो साथ अपने। टू ऑन अलॉटमेंट, टू मतलब ₹2, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, एंड 3 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल, जो उसकी लास्ट कॉल होगी उस पर 3 रुपए। समझ आई बात। तो कंपनी ने बोला कि हम 10,000 के शेयर इशू कर रहे हैं, आप लोगों ने जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है एप्लीकेशन पे आपको 2 रुपए देने हैं पर शेयर, अलॉटमेंट पे 2 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए देना है, फर्स्ट कॉल पे जब हम मंगाएंगे तब आपको 3 रुपए देना है, और फाइनल कॉल पे आपको 3 रुपए देना है। ठीक है। अब Yes, मुझे sir. बता, जब आपको अब यू आर एन अकाउंटेंट जर्नलाइज, अब आपको जर्नलाइज करना है। मुझे बताओ, जब एप्लीकेशन होगी, एप्लीकेशन पे क्या होगा, जब आपने प्रोस्पेक्ट इशू किया लोग अब अप्लाई करेंगे, तो एप्लीकेशन के वक्त क्या होगा, कट ऑफ डेट के बाद क्या होगा। सपोज ये 10,000 के 10,000 शेयर लोगों ने सब्सक्राइब किए, पैसे आएंगे सब बैंक अकाउंट में। 10,000 applications for 10,000 shares was received। पूरे के पूरे 10,000 के लिए आपको एप्लीकेशन आ गई, तो आपके अकाउंट में क्या आएंगे, कंपनी के अकाउंट में पैसे आएंगे, कितने पैसे बैंक आएंगे। अकाउंट में 10,000 into 2। तो आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे आएंगे, 20,000 आ जाएंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट बैंक डेबिट अकाउंट डेबिट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और किस नाम से पैसा आया, शेयर एप्लीकेशन के नाम से पैसा आया। तो Share उसके लिए हम application. एक कंट्रोल अकाउंट क्रिएट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसका नाम रखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या नाम रखेंगे, टू Share शेयर application account. एप्लीकेशन अकाउंट। तो अभी तक पैसे आ रहे हैं, तो हमने देखा कट ऑफ डेट तक कितने पैसे आ गए, 10,000 शेयर पे 2 रुपया आ रहा है, 20,000 रुपया आया। तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको आप देखना, ठीक है यार इनको तो इशू करना ही है शेयर्स। तो अब आप बोलोगे ये शेयर जो पैसा आया है शेयर कैपिटल के शेयर नाम से कैपिटल में। आया है कि नहीं आया है। बाकी यस अब सर। तो अभी आपने कंट्रोल अकाउंट में रखा है इसको, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा था कि मुझे इनको पैसे देने हैं या मुझे इनको शेयर्स देने हैं फाइनली, क्योंकि अभी ये एडमिशन कर रहे हैं, एडमिशन के लिए फॉर्म भरे ना, आप इनको आप शेयर इशू करोगे। अब आप इनका एडमिशन लेटर इशू करोगे, तो जब आप इनको शेयर इशू करोगे, अलॉटमेंट लेटर दोगे, तो अब क्या बोलोगे आप कि भाई फाइनली ये जो वीजा का पैसा आया है ये मेरा शेयर कैपिटल के नाम से आया है। तो कायदे से एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बट सिंस आपने एंट्री की है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अब इस शेयर एप्लीकेशन को पैसे को ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट To share capital account. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20,000
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यार शेयर कैपिटल में 20,000 रुपया पैसा आया लोगों का। अब क्या होगा, अलॉटमेंट के लिए जो ही आप इनको लेटर इशू करोगे, साथ में आप इनको बोलोगे कि अब आपको शेयर्स अलॉट हो गए हैं, तो अलॉटमेंट के जो आप 2-2 रुपया है अब आप हमें दे दो। पहले नहीं मांग सकते, पहले तो सिर्फ एप्लीकेशन का मांग सकते, क्योंकि आपको पता नहीं था कि हमें शेयर इशू करने भी है कि नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीट नहीं हुआ तो आपको वापस देना था पैसा, और अगर ज्यादा हो गया तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग पैसा एडजस्ट करना था। इसमें पूरा पता है 10,000 के शेयर इशू किए थे, 10,000 का सब्सक्राइब हो गया। अब आप इनको बोलोगे कि भाई ठीक है, ये हमको शेयर इशू कर रहे हैं, अब आप क्या करो, 2-2 रुपया और जमा करो। तो इस वक्त आप एंट्री क्या करोगे, इस वक्त पहले एंट्री हो जाएगी, क्योंकि आप अलॉट कर रहे हो आप, तो अलॉटमेंट पे एंट्री क्या हो जाएगी, ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट सबसे अकाउंट डेबिट सबसे पहले अब आप क्या शेयर करोगे, कैपिटल आप इनसे पैसा लेना है, एंट्री आप एंट्री करोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट तो शेयर कैपिटल 20,000, और इस पैसे को ट्रांसफर करोगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री करोगे, शेयर शेयर अलॉटमेंट अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू टू शेयर शेयर कैपिटल अकाउंट। ये बेसिकली आप एक एसेट क्रिएट कर रहे हो, डेटर क्रिएट कर रहे हो कि आपको पैसा देना है। अब शेयर अलॉटमेंट के ब्याह पे आपको पैसा जब आएगा तो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या एंट्री करोगे, बैंक, अब आपको पैसा आएगा ना, अभी तो पैसा नहीं आया, अभी आपने डिमांड रेज कर दी 2-2 रुपए की, तो एंट्री करोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हम पहले ही ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में, और अभी बोलते हैं अलॉटमेंट के नाम से पैसा आएगा तो अलॉटमेंट को डेबिट कर रहे हैं। तो जब अलॉटमेंट के नाम से पैसा आएगा तब एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 20,000। मेरे गले में कुछ दर्द हो रही है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000। ठीक है, तो अभी तक अगर देखा जाएगा, अभी तक टोटल बैंक में 40,000 आया है और शेयर कैपिटल में हो गया है 40,000। उसके बाद जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, आप लोगों को क्या करोगे, फर्स्ट कॉल करोगे। क्या करोगे, फर्स्ट कॉल First. करोगे और बोलोगे कि भाई आप 3 रुपया दे दो। तो आप एंट्री क्या करोगे कंपनी में, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। और जब पैसा आएगा तो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट 30,000, और ये शेयर फर्स्ट कॉल जो नॉमिनल अकाउंट था ये खत्म हो जाएगा, तो शेयर फर्स्ट कॉल नेट में एंट्री हो जाएगी वही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। उसके बाद जब और कंपनी को जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी तब कंपनी एंट्री करेगी, जब सेकंड एंड फाइनल कॉल हो जाएगी तब जो ही कंपनी लेटर इशू करेगी कि भाई 2-2 रुपया दे दो, उसी वक्त कंपनी एंट्री करेगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। और जब वो पैसा आएगा तो एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू शेयर फाइनल कॉल 30,000। ठीक है, ये समझ आया। तो यही एंट्रीज आपको करनी है, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, कुछ नहीं करना है आपने। 4 स्टेप में आपकी एंट्री हो जाएगी। जब कंपनी ने प्रॉस्पेक्ट्स निकाला तो सबसे पहले उसके एप्लीकेशन पर क्या होगा, कंपनी के पास पैसा आएगा, तो जितना भी पैसा आया आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और वो पूरा का पूरा पैसा अगर आपको फिर कैपिटल में ट्रांसफर करना है, जब आप शेयर्स को इशू करोगे तो आप एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करोगे। तो जब अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे तो आप पहले ही करोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब वो पैसा देंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। और जब कॉल करोगे तब अगेन शेयर दैट कॉल, फर्स्ट कॉल होगी, सेकंड कॉल होगी, थर्ड कॉल होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। और लास्ट में जब फाइनल पैसा मंगाओगे तो बैंक पहले ही करोगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन इश्यू ऑफ शेयर का आपको समझ आया कि नहीं आया? यस सर, आई समझ। इसमें किसी को कोई डाउट? सिंपल सा क्वेश्चन था, शेयर इशू का 4 स्टेप में एंट्री हो जाएगी। किसी को यहां तक कोई डाउट? जल्दी बताओ दोस्तों, विनू जल्दी। सर एंट्री नंबर 1, आप स्टेप नंबर 1 जब आपने किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हाँ पहले सर हम नहीं कर सकते डायरेक्ट, हम क्यों नहीं, करेंगे वहां पे? हम डायरेक्टली इसलिए नहीं कर सकते, आप विजुअलाइज करो। आपने एक कट ऑफ डेट दे दी, हाँ। आपने आज प्रॉस्पेक्टस निकाला, हम्म। आज है 21 सितंबर, क्या है
21 सितंबर। 21 सितंबर है। आज आपने शेयर्स का ये कर दिया, प्रॉफिट निकाला, तो आपने कट ऑफ डेट देख दी 30 अक्टूबर। ठीक है, 30 अक्टूबर तक आप कुछ नहीं करोगे। 31 अक्टूबर तो आप देखोगे आपके पास कितना पैसा आया है। जितना भी पैसा आया है उसको आप ट्रांसफर करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में। आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे आप देखोगे भाई हमने 10,000 का इशू किया था, हमारा इशू कितना हुआ है, वो 10,000 से ज्यादा हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 10,000 से कम हो सकता है। अगर वो 10,000 से इतना भी कम है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी मीट नहीं हुआ है, तो आपको ये सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। आप शेयर्स को इश्यू ही नहीं कर सकते उस केस में। जब आप शेयर्स को इश्यू ही नहीं कर सकते हो, आप शेयर कैपिटल में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो बेटा? गॉट माय पॉइंट? यस सर, यस सर। तो अभी तक आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते बिकॉज आपने शेयर्स इशू नहीं किए। शेयर कैपिटल में तब ट्रांसफर करो जब आप शेयर, अभी आपने शेयर इशू नहीं किया, अभी फॉर्म्स आए खाली। आपने स्कूल के एडमिशन के लिए 2,000 रुपया मांगे, तो क्या आप उस 2,000 का जितना भी आया इनकम मान सकते हो? नहीं। आपको पहले देखना है कि यार इनको मैं एडमिशन, जिनको मैं एडमिशन दे सकता हूँ उन्हीं क्या वो 2,000 में इनकम मानूंगा, जिनको मैं एडमिशन नहीं दे पाऊंगा उनके पैसे तो मुझे वापस देने पड़ेंगे, तो उसको अपनी इनकम क्यों मानूंगा? सिमिलरली यहाँ पे भी आप अभी शेयर कैपिटल जब आप इश्यू नहीं कर रहे हो तो आप उसको अपनी कैपिटल मान ही नहीं सकते। तो अगर वो पूरा 10,000 है तब जाके फिर आप शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में शेयर कैपिटल करोगे। और अगर वो ज्यादा होगा जिसको हम पुअर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, उस केस में क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगा। उस केस में हम जितना पैसा कैपिटल में करना है उतना कैपिटल में करेंगे, बाकी पैसा जिसको वापस करना होगा उसको वापस करेंगे। ठीक है, यस सर। तो आपका डाउट दूर हो गया हम डायरेक्टली शेयर कैपिटल में क्यों नहीं ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज एज ऑन दैट डे वी हैव नॉट इशू द शेयर्स। हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि हमें शेयर इशू करने हैं नहीं करने हैं। जितने पैसे के शेयर्स हम इशू करेंगे उतना ही हम शेयर कैपिटल में डालेंगे, उससे ज्यादा अभी नहीं डाल सकते, उससे पहले नहीं डाल सकते। समझ आई बात? यस। बाकी केस में क्योंकि जी। हमें पता होता है कि अब शेयर इशू हो गए, नाउ वी आर जस्ट डिमांडिंग द मनी, सो वी विल बी क्रिएटिंग अ डेटर as an asset, receivable amount, and then crediting the liability in the form of share capital. ठीक है, यस सर। समझ आया? जी। देखो कंपनीज एक्ट में क्या होता है, अभी तक अपने सोल प्रोप्राइटर पढ़ा और पार्टनरशिप पढ़ा। एक्चुअली मेरे गले में बहुत ज्यादा लग रही है, मैं ज्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ। हमने सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप पढ़ा और वहां पे जो बैलेंस शीट बन रही थी वो कुछ इस तरीके से बन रही थी। यहां से लाइबिलिटीज होती थी, यहां से एसेट्स होते थे। तो अगर मैं बनाता तो बैलेंस शीट इस तरह से बनती, यहाँ पे कैपिटल बनता है 1,00,000 और यहाँ पे बैंक बनता है 1,00,000, ऐसे बनता, ऐसे बनती है ना। जी सर। टी यस सर। फॉर्म बैलेंस शीट बनती है, इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल फॉर्म। तो प्राइवेट, सॉरी, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर में कोई भी लॉ नहीं लगता है, तो आप अपने हिसाब से जो भी बैलेंस शीट होगी वैसे बनाते हो, जिस भी फॉर्म में बना चाहते हो, जिस भी फॉर्म में पीएनएल बना चाहते हो। बट कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट है, और कंपनीज एक्ट में एक शेड्यूल है जिसका नाम है शेड्यूल 3। क्या है? कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 है, कंपनीज एक्ट 2013 का, जो बोलता है फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो वो कंपनीज को बोलता है कि आपको इसी फॉर्मेट में पीएनएल बनाना है, प्रॉफिट लॉस बनाना है, और इसी फॉर्म में बैलेंस शीट बनाना है। और उन्होंने जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट दिया है वो टी फॉर्म नहीं है, बल्कि वो वर्टिकल फॉर्म है। क्या है? वर्टिकल फॉर्म है। तभी आप देखोगे पार्टनरशिप और पार्टनरशिप में और सोल प्रॉपर्टी में हम यूज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि वो अकाउंट के फॉर्म में होता है, डेबिट क्रेडिट होता है। कंपनीज में जो बैलेंस शीट होती है और पीएनएल होते हैं वो अकाउंट के फॉर्म में नहीं होता है, वो स्टेटमेंट में फॉर्म होता है, तभी उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बोलते हैं और स्टेटमेंट ऑफ या बैलेंस शीट बोलते हैं। एनीवेज अभी मुझे बैलेंस शीट जस्ट दिखाना है। कंपनी में बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है वो मैं दिखाऊंगा आपको। वो इस तरीके से बनती है। पर्टिकुलर्स, जस्ट लाइक जर्नल ना। नहीं जर्नल की तरह भी नहीं है। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। आप चाहो तो आपकी अगर बुक है एक बार अपनी बुक में आ जाओ। हाँ सर है।
आपकी बैलेंस, आपकी बुक में भी जो शेयर कैपिटल वाला लिखा था ना, उसके नीचे ही बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी होगा। हाँ सर ठीक है, है। तो उसमें मैं मोटा मोटी दिखाऊंगा, दो तरह का आ सकता है, पर्टिकुलर नोट नंबर। हालांकि वो 2 साल का होता है, मैंने एक ही लिखा है अमाउंट, ठीक है, वो 2 साल का बना था, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, बट मैंने एक ही साल का लिखा। पहले आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। क्या आता है? इक्विटी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसके फिर मोटा मोटी अंदर में दो हेड्स आते हैं। एक आता है शेयर होल्डर्स फंड। क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड। फंड। शेयर होल्डर्स फंड में भी अंदर में दो आते हैं, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएगा, अभी आपको घबराने की बात नहीं है। एक आता है शेयर कैपिटल और दूसरा आता है रिजर्व। रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर होल्डर का पैसा दो ही होता है, एक जो शेयर कैपिटल में पैसा पड़ा है इनिशियली, और जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, चाहे वो रिजर्व में ट्रांसफर हो या पीएनएल में पड़ा होगा, वो सारा उनका पैसा है, तो वो शेयर होल्डर्स फंड में आता है, तो वो इक्विटी हो गया। दूसरा क्या हो गया? नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपके बैंक लोन्स आ गए, डिवेंचर्स आ गए, वो नॉन करंट लाइबिलिटीज है। और उसके बाद आ गई करंट लाइबिलिटीज। क्या आ गई? करंट लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म। तो ये इन सब का टोटल आ गया, ये इन सब का टोटल आ गया। टोटल। ठीक है, आप वो लाइबिलिटी वाला पार्ट देखो, जो ये था लाइबिलिटी वाला पार्ट था, यहाँ पे आपको कैपिटल थी, यहाँ पे आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी थी, यहाँ पे आपकी करंट लाइबिलिटी थी, इन सब का टोटल ऐसे आ रहा था। ठीक है, हम्म। तो फिर हम यहाँ से डालते थे एसेट। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे क्या करते हैं, एक ही तो ये एसेट वाला फिगर जो है, ये इधर नीचे आ जाता है, फिर नीचे आ जाते हैं एसेट्स, और यहाँ पे फिर एसेट्स में सारे एसेट्स आ जाए और एसेट्स का टोटल आ जाए। समझ आई बात? तो सारे ऐसे आते हैं, यहाँ से कुछ नहीं आता है, तो जो इसका टोटल होगा वो इस टोटल से मैच करेगा। तो ऊपर आ गया इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, मतलब वो जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट हुआ था, और नीचे फिर क्या आ जाएंगे? नीचे फिर आ जाएंगे एसेट्स। क्या आ जाएंगे? ये सब। एसेट्स आ जाएंगे। तो वो फिर इस तरह से बनेगा। इसको आप थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे। तो एसेट साइड में आपके दो तरह के आएंगे मेजरली। एक आएगा नॉन नॉन करंट नॉन एसेट, करंट एसेट। और करंट दूसरा एसेट। होगा आपका करंट एसेट्स। करंट एसेट। फिर इनका टोटल आएगा। तो ये टोटल जो था इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का और एसेट्स और एसेट्स का, ये मैच हो जाएगा, बिकॉज इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट, जो आपको बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे आप नोटिस करोगे, जो बैलेंस शीट बनती है कंपनी में, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। पहले आपके नॉन करंट वाली चीज आती है, फिर करंट वाले आते हैं, मतलब ये होता है इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस, इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। परमानेंस। 11th में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, मार्शलिंग ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दो तरीके से बनाते हैं, या तो आप पहले जो सबसे लिक्विड एसेट होते हैं वो पहले लिखते हो, कैश, उसके बाद बैंक, देन डेटर, देन स्टॉक एंड देन फिक्स्ड एसेट, या पहले वो एसेट लिखो जो सबसे ज्यादा फिक्स्ड होंगे, जैसे फिक्स्ड एसेट होंगे, उसके बाद करंट एसेट होंगे। तो बैलेंस शीट जो बनती है कंपनीज की, वो इन द नेचर ऑफ, इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस ऑफ द अकाउंट बनता है। तो सबसे पहले वो पैसा आता है जो लास्ट तक रहेगा बिजनेस में, वो मालिक का पैसा होगा। तो पहले शेयर होल्डर्स फंड आएंगे, उसके बाद वो लाइबिलिटीज जो 1 साल से ज्यादा में आपको पे करनी पड़ेगी, नॉन करंट, उसके बाद फिर करंट लाइबिलिटीज। तीसरे एसेट्स में पहले फिक्स्ड एसेट्स आएंगे, फिर करंट एसेट, फिर इनके जब अंदर में सब हेड होते हैं, शेयर कैपिटल का तो नहीं होता है, रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है। अब शेयर कैपिटल में भी आपका क्या हो सकता है, इक्विटी शेयर हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर होता है, उसका फिर नोट बनता है अलग से। क्या बनता है? नोट। तो आप नोट नंबर 1 लिख लो, आप बैलेंस शीट में एक घन नहीं फैलाते हो पूरा 100, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ कितना, 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ कितना, ये गन यहाँ पे नहीं लिखते हो, वो आप नोट्स में लिखते हो, फिर आप नीचे नोट्स के अकाउंट बनाते हो। उसके बाद लिखते हो दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में 5-10 तरीके रिजर्व हो सकते हैं, जैसे आपका कल मैं आपको बोल रहा था, डीआरआर हो सकता है, सीआरआर हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है, कैपिटल कैपिटल रिजर्व हो सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो सकता है, देन प्रॉफिट लॉस होता है, ये सारे रिजर्व होंगे और इसका एक नोट बनेगा। नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपके बैंक लोन हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, और भी कुछ लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, वो नॉन करंट लाइबिलिटी। इस तरह से आपकी करंट लाइबिलिटी है। तो इस तरीके से बैलेंस शीट कंपनी की बनती है। यहां तक आपको समझ आया? जी सर। जस्ट फॉर अ वाइल मैं आपको 1 मिनट के लिए रिलायंस की बैलेंस शीट दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? हम्म। It will take me some time,
बट आपके लिए इक्वली हेल्पफुल होगी, ठीक है। यस सर। ज्यादा आपको समझ नहीं आएगा, बट थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ जाएगा। Just give me 1 minute। ये देखो, इनकी बैलेंस शीट देखो रिलायंस की। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज आ गया। ये देखो, दिख रहा है आप लोगों को? आप लोगों को दिख सर रहा है? ये देखो, सर फॉर्मेट दिख रहा है। फिगर्स नहीं दिख रहे हैं, फॉर्मेट थोड़ा दिख रहा होगा। ये देखो, सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज आ गई। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल का नोट अलग से है। इक्विटी अदर इक्विटी का नोट मतलब जो आपके शेयर होल्डर्स फंड है वो अलग से दिखाया है इन्होंने, ठीक है ना। इनका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि इंडियंस भी लग रहे हैं इनको। फिर आ गई नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में इनकी बोरोइंग्स कितनी है, लीज लायबिलिटीज कितनी है, अदर फाइनेंस लायबिलिटीज, इनका फिर डिटेल क्या आपको नोट्स में मिलेगी। फिर प्रोविजंस, फिर अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर इनके नीचे आ गई करंट लायबिलिटीज। क्योंकि एनुअल रिपोर्ट भी है तो इसमें दूसरे तरीके से रखा है इन्होंने, बट जो इनकी बैलेंस शीट होती है वो आप देखो पूरे उसी फॉर्मेट होगी। फिर इनकी करंट लायबिलिटीज आ गई, इनका टोटल आ गया। या अदर ये क्योंकि एनुअल रिपोर्ट है तो यहाँ पे इनका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बट मोटा मोटी वैसे ही है। तो ये एसेट्स पहले नॉन करंट एसेट आ गए, उसके बाद फिर करंट एसेट आ गए, ठीक है ना। और ये इनको पीएनएल भी ऐसे ही बनता है क्योंकि पीएनएल मुझे अभी आपको दिखाना नहीं है। ये देखो सबका इनका फिर ये नोट्स बन गए, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल के नोट्स आ गए इनके, ठीक है ना। फिर अदर इक्विटी में जो है मतलब रिजर्व सरप्लस में नोट्स क्या है, कैपिटल रिजर्व कितने हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है, डीआरआर कितना है, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिटेड अर्निंग कितना है, एसईजेड रिजर्व कितना है, और अदर कंप्रेहेंसिव इनकम कितना है, ठीक है ना। तो ये सारा इनका दिख रहा है आपको। इसी तरीके से आपके बाकी सबके आप नोट्स दिख लेते हैं, ठीक है। समझ आया? यस सर। मोटा मोटी अभी आपको इतना ही याद रखना जो मैंने बता दिया। और मैंने आपको एक कंसेप्ट आज पढ़ा दिया कि अगर आप इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार करोगे तो उसकी आप जर्नल एंट्री कैसे करोगे, वो आपको समझ आया? जी। मेन आपको अभी वही था, जब आप शेयर्स को इशू करते हो क्योंकि उस वक्त आपको पता नहीं होता कितना पैसा आएगा और कितने आपको शेयर्स इशू करने, तो जितना भी पैसा आया आप उसको ट्रांसफर करते हो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर सपोज फुली सब्सक्राइब हो गया तो वो सारे शेयर एप्लीकेशन मनी को आप ट्रांसफर करते हो शेयर कैपिटल अकाउंट कैपिटल में, जब आप शेयर्स को अलॉट करते हो। और फिर अलॉटमेंट का पैसा मंगाते वक्त आप एंट्री करोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। और जब फिर फर्स्ट कॉल की जरूरत पड़ेगी तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट करोगे, ठीक है ना। आप लोग क्या करो अभी, इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपका होमवर्क है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपका होमवर्क है, बट आपको इलस्ट्रेशन। हाँ इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो है वो आपका होमवर्क है। पंजाब स्टील कंपनी लिमिटेड, मिल गया आपको क्वेश्चन? मिल गया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 5, पंजाब स्टील कंपनी लिमिटेड हैज बीन इंकॉर्पोरेटेड, इट्स कैपिटल इज डिवाइडेड into 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है ना। मिल गया ये क्वेश्चन कि नहीं मिला? यस सर मिल गया। तो ये क्वेश्चन खाली आपका होमवर्क है, इससे ज्यादा आपका कोई होमवर्क नहीं है। मेरा थोड़ा गला खराब हो रहा है, आज की क्लास हम इतनी रखते हैं, कल मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो सेशन को क्लोज कर लेता हूं मैं, कल मिलते हैं। आप बस इसी एक क्वेश्चन को कर देना, इसमें भी आपको भी बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है, आप सिंपल इलस्ट्रेशन में जो जर्नल एंट्रीज दी है वो कर लेना, ठीक है। ओके।
कल मिलते हैं, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।